जय हिंद प्यारे योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए यूपी जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं यूपी जीके का एक और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट संख्या 6 है। 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप देखिएगा उन मॉक टेस्ट को भी। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया यूपी जीके मॉक टेस्ट के नाम से। तो 5 मॉक टेस्ट मैं डाल चुका हूं यूट्यूब पर। नेक्स्ट है आपका छठा मॉक टेस्ट। तो यूपी जीके के लिए आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजघाट बांध बहुउद्देशीय बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है। दोस्तों, राजघाट बांध जो है ये कौन सी नदी पर है? ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर है। और ये जो बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। तो ज़रूर याद रखिएगा, ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर बनाई गई है राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना बेतवा नदी पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो बेतवा नदी इसका सही आंसर है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेतवा किसकी सहायक है तो यमुना की है। ठीक है, चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, ये सब यमुना की सहायक नदी होती हैं। तो राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका अयोध्या में, ऑप्शन सी अयोध्या में है। आप याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, याद रखना। और दूसरा, महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल। अयोध्या कौशल महाजनपद की राजधानी थी महाजनपद काल में। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ आपको याद रखना है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा बना है। ठीक है, वाल्मीकि हवाई अड्डा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अयोध्या में जो राम मंदिर बना है ना, वो नागर शैली में बना है। और राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। और इसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, याद रखना। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आप याद रखना मेरठ में। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है आपसे, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो आपसे पूछा गया तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनी थी 8 मई 2017 को। 8 मई 2017 को एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन यूपी में किया गया था। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? तो आप याद रखना, 24 जनवरी को होता है उत्तर प्रदेश दिवस। 24 जनवरी पूछा जा सकता है आपसे। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। और उत्तर प्रदेश में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है वो इसकी विधायी राजधानी है। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी लखनऊ है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी तो वो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी पूछेगा तो वो है आपका कानपुर। और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी पूछेगा तो वो है वाराणसी। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी लखनऊ। अगर आपसे पूछे न्यायिक राजधानी तो प्रयागराज है। औद्योगिक राजधानी कानपुर है। और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। ठीक है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स 8 मई 2017 को बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेगम समरू का चर्च जिसे मदर मरियम का तीर्थ स्थल माना जाता है किस जिले में है। तो बेगम समरू द्वारा जो चर्च बनवाया गया था वो बनाया गया था सरधना में। सरधना मेरठ में है। तो बेगम समरू का चर्च मेरठ में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट सिटी किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट सिटी कहा गया है मेरठ को। ठीक है, कैंची नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरठ उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट सिटी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया कानपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र तथा भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कानपुर में भारतीय दलहन और भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। आप याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप याद रखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को ही कहा जा रहा है।
कानपुर को ही कहा गया है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया था बेगम समूह का चर्च, ये सरधना मेरठ में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि यह चूड़ियों के बना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सुहाग नगरी किसको कहा गया, ऑप्शन बी फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको सुहाग नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों लखनऊ किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो आप याद रखना लखनऊ चिकनकारी उद्योग के लिए बहुत फेमस है। चिकनकारी कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई होती है, तो ये आप याद रखना। ठीक है। अच्छा गोरखपुर टेराकोटा के लिए जाना जाता है। टेराकोटा कला यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सुहाग नगरी फिरोजाबाद, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय गोरखपुर में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। अच्छा क्या आपको पता है कि गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है, जिसमें नई फसल के स्वागत के लिए जो नए चावल होते हैं उनकी खिचड़ी बनाई जाती है। तो खिचड़ी मेला गोरखपुर। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो दोस्तों तुलसी मानस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, पहले तो आप जानें। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो की थी वो इसी स्थान पर बैठ के की थी, तुलसी मानस मंदिर पे। तो वो कौन सा किस शहर में है, वाराणसी में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में है, आप याद रखिएगा। दोस्तों वाराणसी में ना एक मंदिर और बड़ा फेमस है और वो है आपका भारत माता मंदिर। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत माता मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये आपका वाराणसी में है। साथ साथ आपको याद रखना है काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर ये भी बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर और भारत माता मंदिर वाराणसी में है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र आपका वाराणसी में तो है, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी। ठीक है दोस्तों। अच्छा आपसे अगर पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वाराणसी में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी हुआ था वाराणसी में, ये भी आपको याद रखना है। और किसका जन्म हुआ था, मुंशी प्रेमचंद का जन्म भी वाराणसी में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो तुलसी मानस मंदिर आपसे पूछा गया था, वो वाराणसी में है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका कुशीनगर। कुशीनगर जो है ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य है। और भारत में या उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बौद्ध सर्किट या बौद्ध पर्यटन के लिए जो प्रसिद्ध है वो कुशीनगर है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया आगरा। आगरा में बटेश्वर मेला लगता है, बटेश्वर मेला, और ये पशु मेला होता है बटेश्वर मेला, तो ये भी आपको याद रखना है। बटेश्वर मेला जो है वो आगरा में लगता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो तुलसी मानस मंदिर वाराणसी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है। दोस्तों सिराज हिंद कहा गया ऑप्शन ए जौनपुर को। जौनपुर जिसकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक को जौनपुर बसाने का श्रेय दिया जाता है और जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अटाला मस्जिद कहाँ पर है, तो अटाला मस्जिद जो है ना ये जौनपुर में है। और अटाला मस्जिद सर की स्थापत्य कला का उदाहरण है। ठीक है, सर की वंश की देन है अटाला मस्जिद, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया झांसी। अगर क्वेश्चन आए कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो आप याद रखिएगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा जो काटते हैं वो आपकी झांसी में काटते हैं। और झांसी में भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र है, आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा किस स्थान पर है। दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और सिकंदरा जो है वो आगरा में है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी कब, 1571 में। तो आप याद रखना फतेहपुर सीकरी को बसाने का श्रेय किसको दिया गया, मुगल बादशाह अकबर को दिया जाता है। और अकबर का मकबरा सिकंदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न,
किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 468 ईसा पूर्व में अपने प्राणों का त्याग किया था? दोस्तों महावीर स्वामी जो है इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कहाँ पर किया था? ऑप्शन सी पावापुरी में किया था, और पावापुरी बिहार में है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है। तो पावापुरी बिहार में है, और यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी ने 468 ईसा पूर्व में अपना जो प्राण थे उनको त्याग कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगर क्वेश्चन आए ना कि कबीर दास ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे, तो मगहर में। मगहर संत कबीर नगर जिले में है, तो मगहर में कबीर दास की कब्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर, और थानेश्वर से बाद में उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? ऑप्शन डी कन्नौज में कर दी थी। तो आप याद रखिएगा, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज को भारत की इत्र नगरी कहा जाता है, परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया। और दूसरा आप याद रखिएगा, इसका प्राचीन नाम क्या था? महोदी। महोदी इसका प्राचीन नाम है, और इसको कान्यकुब्ज भी कहा गया है, कान्यकुब्ज। तो ये भी आप याद रखना, कान्यकुब्ज किस जिले का प्राचीन नाम है? तो कन्नौज का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है प्रयागराज। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी वो प्रयागराज को कहा गया है। न्यायिक राजधानी का मतलब है कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ लगता है? वो प्रयागराज में लगता है। तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी पूछी गई थी, ऑप्शन डी कन्नौज आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की दरगाह पर देवा शरीफ मेला लगता है? तो दोस्तों देवा शरीफ मेला जो लगता है वो लगता है बाराबंकी में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बाराबंकी में मेला लगता है देवा शरीफ का। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, बलरामपुर में कौन सा मेला लगता है? तो देवी पाटन का मेला लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, ये भी आपको याद रखना है, अब कभी आपसे पूछा जाए। दूसरा, अगर आपसे पूछा फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद में लगता है कामपिल्य मेला, कामपिल्य मेला। ठीक है, कामपिल्य मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बदायूं में कौन सा लगता है? काकोरा मेला, काकोरा मेला। तो ये सारे मेले आपको एक एक करके याद रखने हैं। काकोरा मेला बदायूं, बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला, फर्रुखाबाद में कामपिल्य मेला, और बलरामपुर में देवी पाटन का मेला। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण या अंतिम ज्ञान प्राप्त किया था? कहने का मतलब है दोस्तों, इन स्तूपों में से कौन सा स्तूप है जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु की घटना संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, रामभर स्तूप या सांची स्तूप। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी रामभर स्तूप। रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है, और ये स्तूप भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण की घटना है उससे संबंधित है। कहने का मतलब है कि रामभर स्तूप में ही भगवान बुद्ध के जो मृत अवशेष हैं उनको दफनाया गया है। तो रामभर स्तूप जो है वो कुशीनगर में, आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये उस स्थान का प्रतीक है जहाँ पे भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि इनका निधन हुआ था। ठीक है, इसको एक फोटो है, इसको थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका इस रामभर स्तूप कुशीनगर जिले में। ठीक है, ये एक बौद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है अब तो ये पूरा एक स्तूप है, रामभर स्तूप लिखा हुआ है, ये देखो, और कुशीनगर जिले में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बुद्ध की उस घटना को चिन्हित करता है जो मृत्यु संबंधित है। तो रामभर स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। क्लियर, आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप कहाँ पर है, तो आप याद रखना, धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप दोनों ये वाराणसी में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है, और ये धमेक स्तूप किस घटना को बताता है? ये जो पहले प्रवचन या पहले उपदेश की घटना थी जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, उससे संबंधित है धमेक स्तूप। तो दोनों ये स्तूप भी याद रखने, धमेक और चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? वाराणसी में। और रामभर स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। और रामभर स्तूप किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अर्थात अंतिम ज्ञान या मृत्यु प्राप्त की थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
अवध रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों अवध रियासत जो थी ये लखनऊ, अयोध्या या सुल्तानपुर के क्षेत्र में फैली थी। तो अवध रियासत का संस्थापक किसको माना गया? ऑप्शन है निजाम उल मुल्क, मुर्शिद कुली खां, सादत खान या सरफराज खान। तो दोस्तों अवध रियासत के संस्थापक कौन थे? सादत खान। सादत खान, और इनका एक नाम और भी है, बुरहान उल मुल्क। सादत खान को बुरहान उल मुल्क भी कहा गया है। ठीक है, ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। सादत खान का एक नाम है बुरहान उल मुल्क। ठीक है दोस्तों, अवध रियासत के संस्थापक हैं सादत खान। दोस्तों किस वर्ष अवध रियासत की स्थापना हुई थी? तो 1722 ईस्वी में अवध रियासत की स्थापना हुई थी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि अवध रियासत का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये जो प्रतीक चिन्ह आप देख रहे होंगे, मैंने जिसको सर्कल किया है, गोला किया है, ये अवध रियासत का प्रतीक चिन्ह है। ये मछली देख रहे हैं ना, ये मछली, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो दो मछली दिखाई जाती हैं वो अवध रियासत का ही प्रतीक है। तो अवध रियासत के प्रतीक में एक मछली थी और ये ऊपर क्राउन का एक ताज था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, अवध रियासत का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। क्लियर, याद रखेंगे। तो अवध रियासत का संस्थापक सादत खान, या इसका दूसरा नाम क्या है? बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुए चोरी चोरा कांड में कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आप याद रखना कि चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का एक समूह शांति तरीके से एक जुलूस या आंदोलन कर रहा था। जिस जुलूस या आंदोलनकर्ताओं पर जो ब्रिटिश साम्राज्य के पुलिसकर्मी थे उन्होंने उसको गोली चला दी। ठीक है, जो शांतिकालीन आंदोलन हो रहा था, चोरा चोरी स्थान पर जो मार्च निकाला जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, वो बहुत शांति प्रिय तरीके से निकाला जा रहा था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस ने उन जो आंदोलनकारी थे उन पे गोलियां चला दी, और इससे गुस्साई भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी। और थाने में जब आग लगाई तो उसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए? आपका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अब आप कहोगे सर ये 23 भी लिखा गया है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा 22। एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे तो इसमें 22 ही लिखा गया है। तो ये आप से पूछा जाए कभी कि चोरी चोरा कांड गोरखपुर में जो हुआ कितने पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी, इसमें 22 पुलिसकर्मी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन डी, वाराणसी में है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? राय कृष्णदास ने की थी। राय कृष्णदास ने भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना की। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत कला भवन जो है ये चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये आप याद रखिएगा, भारत कला भवन कहाँ पर है? जवाब होगा वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय किस शहर में है? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये 1957 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, और ये 1957 में स्थापित किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बच्चों को परिचित कराने के लिए संग्रहालय बनाया गया है। 1957 में स्थापित हुआ था मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। ठीक है, एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये आप याद रखना। तो यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? दोस्तों सॉरी, ये लिखा गया उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कहने का मतलब है कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो विधान परिषद की कुल कितनी सीटें थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 108 सीटें थी। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। क्या आपको पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश जो है
इसका विभाजन किया गया और यूपी के 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 108 विधान परिषद सीटें थी उत्तराखंड के गठन से पूर्व, लेकिन जब उत्तराखंड का गठन हो गया तो अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। दोस्तों आलू निर्यात जोन कहाँ पर है? ऑप्शन ए आगरा में है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा में है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, तो वो शिमला में है, शिमला। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र वो लीमा, पेरू की राजधानी लीमा में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि आगरा में सुलहकुल उत्सव भी होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा आगरा में सुलहकुल उत्सव होता है। सुलहकुल उत्सव आगरा। ठीक है, आलू निर्यात जोन कहाँ पर है? ऑप्शन ए आगरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इन ऑप्शन के अनुसार कहाँ पर है? कानपुर में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि कानपुर में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम भी है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, तो ये जरूर याद रखना। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो कानपुर में है। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों यूपी की जो सीमा है वो 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ साझा होती है, तो टोटल कितने हो गए? 9। तो उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, झारखंड से लगती है, पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी, पंजाब से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अच्छा, यूपी की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो किससे लगती है? नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है, नेपाल। तो कितने राज्य हो गए? 9 राज्यों के साथ यूपी अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, तो ये कई सारे राज्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दोस्तों यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन डी, बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। ठीक है, याद रखना बलिया। और बलिया जो है ना, ये गंगा नदी का निकास भी है। उत्तर प्रदेश में गंगा जो निकलती है बाहर, तो कौन से जिले से निकलती है? तो बलिया से निकलती है। ठीक है दोस्तों, बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। और गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम के भंडार हैं वो मिलते हैं ललितपुर में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ललितपुर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला है ना, ये 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरने वाला जिला कौन सा? ललितपुर। और ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये भी आप याद रखना। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये ललितपुर में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आंवला उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, प्रतापगढ़। क्लियर, याद रखिएगा। आंवले में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल या वाणिज्य फसल, आपके ऑप्शन है कपास, तिलहन, अफीम या गन्ना। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। ठीक है दोस्तों, गन्ना। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है आपका लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। क्लियर, याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में।
आपसे पूछा जाए तो ये आप याद रखना। और गन्ना जो है ये तना का उदाहरण होता है। क्लियर, याद रखेंगे, पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो गन्ना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया अफीम। क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश की अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध किस नदी पर है? तो लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो आप याद रखना, ऑप्शन बी बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, और बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कर्मा कर्मा नृत्य किस जिले से संबंधित है? दोस्तों, कर्मा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सोनभद्र और मिर्जापुर कर्मा नृत्य। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अच्छा, महोबा में ना आपको याद रखना आल्हा गीत गाए जाते हैं। आल्हा आल्हा गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो महोबा में गाए जाते हैं। एक्चुअल में आल्हा लोकगीत बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। ठीक है, जरूर याद रखना। और उत्तर प्रदेश की पान नगरी किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की पान नगरी महोबा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? दोस्तों, राहुला लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपद बुंदेलखंड में आते हैं? 7 जनपद आते हैं। कौन कौन से हैं? जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। इन 7 जिलों को मिला के बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम दिया गया है। ठीक है, और बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? जीजक भुक्ति। जीजक भुक्ति ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। तो बुंदेलखंड में राहुला नृत्य किया जाता है। क्लियर, याद रखना। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य चरकुला। चरकुला डांस कहाँ किया जाता है? तो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, याद रखना। राहुला नृत्य कहाँ का है? तो राहुला नृत्य है आपका बुंदेलखंड का, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा उत्तर प्रदेश जीके के मॉक टेस्ट नंबर 7 के साथ में। बहुत उच्च लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा मॉक टेस्ट 7 में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और जो भी आपका सिलेबस है एक बार उसको देख के, जो भी टॉपिक्स आपको मैथ में दिए गए हैं, जो भी टॉपिक्स आपको हिंदी में दिए गए हैं, उन सब की तैयारी आप करिएगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। मे द गॉड वॉच ओवर यू।